बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। अमूमन स्टूडेंट के दरमियान ये एक बात समझी जाती है कि हिस्ट्री को पढ़ा ना जाए और हिस्ट्री को समझना या हिस्ट्री को पढ़ना और उसको याद करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। तो मैं क्यों हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ अभी और आप क्यों हिस्ट्री को देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, तो इसकी एक वजह है और वजह यह है कि हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है या किसी 2 साइंटिस्ट या 3 साइंटिस्ट के ग्रुप का काम नहीं है। असल में सेल थ्योरी जो बनी है वो तकरीबन 2 सेंचुरीज़ में जितने भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल पे जो काम किया उनका जो कंक्लूजन है वो आखिर में एक 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंक्लूजन के फॉर्म में डिज़ाइन किया। तो मतलब ये है कि 200 साल लगे थे हमारे पास, तकरीबन 200 साल लगे थे एक सेल थ्योरी को बनाने के लिए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि सेल थ्योरी के जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट की कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन थी। तो हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मेरा मतलब या मेरा मकसद ये है कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सेल को की कंसेप्ट की इब्तिदा हुई थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द रॉबर्ट हुक। देखो बेटा, रॉबर्ट हुक जो है वो एक ग्लास वेल्डर थे और ग्लास वेल्डर जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो अबाउट थी 30x। तो उन्होंने सबसे पहले उस 30x माइक्रोस्कोप के ज़रिए से उन्होंने कॉक्स टिश्यूज़ को जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो एक लिविंग टिश्यू होती है वो बनी होती है, जो लिविंग टिश्यू होती है वो हमारे पास स्मॉल चैम्बर से बनी होती है और उन्होंने इन चैम्बर्स को जो है वो सेलुलम का नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक वो सबसे पहले पायोनियरिंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल का कॉन्सेप्ट शुरू किया और उनकी रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वजह से जो है दूसरे साइंटिस्ट भी जो है इस फील्ड की तरफ आगे बढ़े, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है वो सेल का हमारे पास जो सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास रॉबर्ट हुक ने दिया। और वो किस सन में इसकी इब्तिदा हुई, तो इट्स अबाउट 1665 में। ये डेट्स जो है और साइंटिस्ट के नाम और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन साइंटिस्ट के नाम के साइड पे जो है ये जो जिस सदी में और जिस सन में इन्होंने काम किया है तो उनका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है एक और बात मैं आपको कह दूँ कि रॉबर्ट हुक जो थे वो एक हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उसके बाद दूसरी बात जो है वो है एंटनी वन लीवनहॉक। हमारे पास इस साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने तकरीबन 1685 और 1700 के दरमियान, डेट कंफर्म पता इसका नहीं है, लेकिन इस हिस्ट्री के टाइमलाइन के ड्यूरेशन के दरमियान इन्होंने सबसे पहले हमारे पास जो है जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं उनको ऑब्ज़र्व किया। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूनिसेलुलर सेल्स को ऑब्ज़र्व किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यूनिसेलुलर सेल्स को इन्होंने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया और इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जो टिश्यू जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जो यूनिसेलुलर सेल को वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो वो जो सेल थे वो मूवमेंट कर रहे थे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने उन सेल्स को जो है एक ख़ास नाम दिया और उनको कहा कि इन सेल को हम कहते हैं एनिमल्क्यूल्स। क्या कहते हैं? एनिमल्क्यूल्स। और एनिमल्क्यूल्स जो है वो अमूमन उस सेल को कहते हैं अकॉर्डिंग टू एंटनी वन लीवनहॉक जो स्विमिंग करती है। तो चूंकि ये जब यूनिसेलुलर को ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था उसकी मैग्नीफिकेशन अबाउट 300x थी।
इनकी 30x थी, तो एंटनी वन लीeuwenhoek ने उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर का एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और वो अबाउट था 300x, और उन्होंने एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया एनीमल्क्यूस। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और तकरीबन 1809 में इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल या प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, सॉरी मैंने जेब में डाल दिया, गलत मार्कर निकाल लिया, अभी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। इनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी ही थी कि इन्होंने सबसे पहले एनिमल और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1831 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है असल में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जब सेल को ऑब्जर्व किया तो सेल के अंदर उनको, ये हमारे पास एक सेल है, तो उनको सेल के सेंटर में एक बॉडी दिखी। उस बॉडी को उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले सेल में जो न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया वो थे रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने एक और लाइन, बड़ी खूबसूरत लाइन उन्होंने कही, वो कहा कि हमारे पास जो सेल है वो एम्प्टी चैम्बर है। क्या कहा? एम्प्टी चैम्बर। और ये एम्प्टी चैम्बर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये उन्होंने जब सेल को ऑब्जर्व किया तो ये जो एम्प्टी चैम्बर वाला कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने भी कहा था। तो रॉबर्ट हुक का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट द एम्प्टी चैम्बर, उनको प्रूव किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन की क्या कंट्रीब्यूशन थी? एक तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको उन्होंने प्रूव किया था, और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहले सेल में हमारे पास स्फेरिकल बॉडी को डिस्कवर किया और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। तो ये थी रॉबर्ट ब्राउन की कंट्रीब्यूशन। फिर हमारे पास आते हैं 1838 में मैथ्यूज श्लीडन के नाम से एक साइंटिस्ट, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट उस साइंटिस्ट को कहा जाता है या उस बायोलॉजिस्ट को कहा जाता है जो कि प्लांट को स्टडी करता है। तो मैथ्यूज श्लीडन ने जो है सबसे पहले प्लांट सेल के कंसेप्ट की इब्तिदा की। मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जितने भी दुनिया में प्लांट्स मौजूद हैं वो बने होते हैं सेल से, और उन सेल को कहा जाता है प्लांट सेल। तो ये कंट्रीब्यूशन थी हमारे पास मैथ्यूज श्लीडन की। फिर हमारे पास आते हैं थियोडर श्वान। ये एक और साइंटिस्ट हैं और इनका ताल्लुक जर्मनी से है, जर्मन जोलॉजिस्ट हैं। जोलॉजिस्ट उस साइंटिस्ट को कहा जाता है जो कि एनिमल्स को स्टडी करता है। इन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में वो बने हैं हमारे पास एनिमल सेल से। तो इन्होंने हमें प्लांट सेल के कंसेप्ट के बारे में बताया और इन्होंने हमें जो है एनिमल सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। फिर 1839 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जे.ई. पुरकेंजी। ये शॉर्ट फॉर्म है जेन एवेंजेलिस्टा पुरकेंजी। थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है जे.ई. पुरकेंजी, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इस शॉर्ट फॉर्म को सीखें। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? देखो बेटा, सेल जो है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन के मुताबिक, और किसके मुताबिक? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उनके मुताबिक ये था कि हमारे पास जो सेल है वो एक एम्प्टी चैम्बर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ज़्यादातर एम्प्टी है। तो फिर तकरीबन 1839 में जे.ई. पुरकेंजी थे। ये थे सिजिक साइंटिस्ट। सिजिक जो है ये एक स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, वहाँ के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भी मौजूद है, ये एम्प्टी नहीं है, फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद होता है। उन्होंने सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है इसको कहा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास सबसे पहले जे.ई. पुरकेंजी ने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट।
ये 1839 में। आप इस बात पे गौर करेंगे क्या कहाँ से शुरू हुआ था, 1665 से, और अब 1839 तक हम पहुँच चुके हैं। रोडोल्फ वर्चो ये एक और साइंटिस्ट हैं 1855 में, और इन्होंने जो है एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दी। मतलब ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिन्होंने अब तक के जो जितने साइंटिस्ट थे और जो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनको जो है उन्होंने हैरान किया। इन्होंने एक बात कही कि हमारे पास जो सेल होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल, ये बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सेल है, तो ये सेल जो है ये एक पहले से पैदा हुए सेल से बनेगा। इन्होंने अपनी ज़ुबान में कहा, मैं ये ज़रा मिटा के वो लिखता हूँ, वो बड़ा खूबसूरत सा सेंटेंस है। अपनी ज़ुबान में इन्होंने कहा ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला। क्या कहा? ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला। ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला। इसका मतलब ये है कि द सेल, the already present cell is derived from the pre-existing cell। इसका मतलब ये है ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला का मतलब है कि ऑलरेडी जो हमारे पास प्रेजेंट सेल है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसे लिख लें। द ऑलरेडी प्रेजेंट सेल is derived from pre-existing cell। तो बेटा रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये सेंटेंस जो है वो दिया, ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला, जिनका मतलब ये है कि एक सेल जो पहले से पड़ा हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होगा या डिराइव हुआ होगा। फिर उसके बाद देखो टाइम स्पेन को देखो, 1855 के बाद जो है 1962 में लुईस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये जो स्टेटमेंट जो दिया था, किसने? रोडोल्फ वर्चो ने, उसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पे, और इसका कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको सादा सा बता देता हूँ। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया थे ग्लास जार में। एक ग्लास थी, एक फनल थी, फनल लाइक जग था, जग सादा सा मैं आपको बताता हूँ। एक जग था, उसमें इन्होंने बैक्टीरिया के सेल्स पड़े थे उस ग्लास में। उसने जब बैक्टीरियल के सेल्स को जो है थोड़े दिन के लिए रखा तो उससे और सेल्स डिराइव हुए, मतलब जो कॉलोनी थी उनकी वो बढ़ गई। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ओमनी सिल्यूला ई सिल्यूला, ये बिल्कुल सही है। रोडोल्फ वर्चो ने कोई एक्सपेरिमेंटल काम नहीं किया था, लुईस पास्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। अब आप पूछोगे कि कहाँ पे है सेल थ्योरी? ये तो आप बता रहे हो कि इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, तो भाई रुको ज़रा, थोड़ा सा वेट करो। बात ये है ना कि इन जितने भी साइंटिस्ट ने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, इसी में छुपा हुआ है सेल थ्योरी। और सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था। और अगली आने वाली वीडियो में हम पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे।